हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शालिनी। एमपीपीएससी पाठशाला के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी परीक्षा धाम की सीरीज लॉन्च हो चुकी है और इसमें 2 वीडियो आ भी चुके हैं। अब तक के हमने वीडियो में देखा है कि कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कितनी तहसील मध्य प्रदेश में गठन के समय स्थापित की गई, कौन कौन से संभाग बने, कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन सी तहसील आई, ये सभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। इसके साथ ही कौन कौन से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के कौन कौन से राज्य प्रमुख रहे, उनके नाम भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक विभाजन। जी हाँ, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से है, उसकी भूगर्भिक संरचना। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा थर्ड जो टॉपिक है, ये परीक्षा धाम बुक का तीसरा टॉपिक है, जो कि है प्राकृतिक विभाजन भूगर्भिक संरचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्चुअल जो एमपी की ज्योग्राफी शुरू होगी वो यहाँ से होगी। किस प्रकार से क्या क्या एमपी के ज्योग्राफी में कौन कौन से पठार है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, ये सभी इसी वीडियो में और इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे पूरा, शुरू से लेके अंत तक। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, ये सीरीज को पूरा कंप्लीट करिएगा। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो, जो कि रहेगा थर्ड चैप्टर रहेगा प्राकृतिक विभाजन भूगर्भिक संरचना। हम एक वीडियो में एक चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम स्टार्ट। आज का ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपके इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और ये देखिए, ये जो आ चुका है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, जरा पेन ले लूं मैं। चलिए, तो देखिए ये जो एग्जाम में आ चुका है 2017, है ना, ये 2017 में आ गया है ये क्वेश्चन। भौतिक प्रदेशों को यहाँ पे विभिन्न प्रोस्पेक्ट में या विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं भौतिक प्रदेश कितने, मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आंसर ये है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे टोटल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टोटल 7 जो भाग है उसमें मध्य प्रदेश विभाजित है। सबसे पहले बात करें, देखिए हम यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगी यहाँ पे। कुछ इस तरीके से आप मैप बनाना जरूर सीखिएगा। कुछ लगभग सा आना चाहिए आपको, ताकि आपका जो ओवरव्यू रहेगा मैप के माध्यम से, जब से आप पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीजें कहाँ माइंड में रिकॉल होगी। जब भी परीक्षा में आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ये जो मैप में मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, वो स्थिति आपको पता चल जाएगी। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप क्रैक कर पाएंगे। देखिए, तो ये जो यहाँ पर गर्दन होती है, ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश की गर्दन है, ये हो गया उत्तर, है ना, ये हो गया, क्या हो गया, ये पश्चिम, सॉरी ये पूर्व, और ये पश्चिम, और ये आ गया नीचे दक्षिण। यहाँ जगह कम पड़ गई है। देखिए, तो यहाँ बात करें मध्य भारत का, तो जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ मैं नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट, 1 नंबर का जो भाग है, एक सेकेंड, तो यहाँ बात करते हैं मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार कहाँ की स्थिति क्या है, ये मध्य भारत का पठार है। तो यहाँ पे 1 नंबर डाला है मध्य भारत का पठार। अब बात करते हैं मालवा के पठार की। तो ये मालवा का पठार, ये यहाँ से ये पूरा पश्चिम क्षेत्र जो है वो कवर करता है मालवा का पठार, ठीक है। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। यहीं से हम बात करें, यहाँ की गर्दन से शुरू हो जाता है बुंदेलखंड का पठार, जो कि यहाँ तक विस्तृत है। ये हो गया तीसरा बुंदेलखंड का पठार। बात करते हैं रीवा पन्ना का, रीवा पन्ना का पठार। तो यहीं से रीवा पन्ना का पठार, यहाँ से लेके ये यहाँ से शुरू होके छोटा सा रीवा पन्ना का पठार है। तो यहाँ पे ये फोर्थ में आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। वही बात कर रहे हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतीय पठार। तो यहाँ का जो नीचे का भाग है, ये पूरा सतपुड़ा पर्वतीय पठार है। यहाँ नर्मदा और ताप्ती की नदी बहती है, ये रिफ्ट वैली है, ये नभ्रंश घाटी है। यही नीचे बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सतपुड़ा का पठार, ठीक है। नर्मदा घाटी ये जो बीच में है, ये है, ये देखिए यहाँ मैं 5 नंबर देती हूँ, ये 6 नंबर, ये है अपना नर्मदा घाटी, ठीक है।
अब बात करते हैं, लास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो, ये देखिए लास्ट आता है 7th नंबर का है, जो ये है बघेलखंड का पठार। तो ये जो रीवा पन्ना से के पठार का जो, और ये बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए मालवा का पठार ये पूरा यहाँ से टच करते हुए जाता है। तो ये जो ऊपर का टीकमगढ़ के नीचे का जो क्षेत्र है, ये पूरा आ जाएगा बघेलखंड का पठार। तो इस प्रकार से आपको पूरी मैपिंग आनी चाहिए कि कौन से पठार की स्थिति कहाँ पर है, नर्मदा घाटी कहाँ पर है, इसमें से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत ही आप पर्वत श्रृंखला आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको सातों जो भौतिक विभाजन है आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी और बघेलखंड का पठार। तो ये रहा आपको लोकेशन। अब इसी से ही संबंधित आपको क्वेश्चन आगे इस वीडियो में मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए मध्य उच्च प्रदेश में अभी आपको बताया, यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको बताया गया है फैक्ट्स में। तो इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है मध्य भारत का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड का पठार, और ऑप्शन डी है बघेलखंड का पठार। देखिए ये भी 2017 पटवारी पेपर में आया है। इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखिए मध्य उच्च प्रदेश में हमारे पास ये आपका विभाजन है, 3 श्रेणियों में है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा आ जाता है सतपुड़ा श्रेणी, और तीसरा आता है पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत आता है बघेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पठार आ जाएंगे? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये पठार आ जाएंगे। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार जो कि नॉर्थ था, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। इसके साथ ही सतपुड़ा क्षेत्र श्रेणी के अंदर पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी, ये पूरा यहाँ पे जो मैंने नीचे बनाया था ना आपको, ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा पश्चिमी श्रेणी, ये मध्य श्रेणी और ये पूर्वी श्रेणी। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे जो सर्वोच्च जो शिखर चोटी है वो है राजपीपला। फिर यहाँ पे है मध्य में श्रेणी में है महादेव, और यहाँ पे अमरकंटक के क्षेत्र में क्या हो जाती है? मैकाल। तो ये आपको यहाँ पे श्रेणियां भी याद रखना है। तो अब आपको क्लियर हुआ सारा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं होगा? ऑब्वियसली कौन सा नहीं होगा? बघेलखंड का पठार, क्योंकि ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आ रहा है। तो ये तीनों आपको डिवीजन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अरावली एवं विंध्य प्रदेश, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, देखिए अरावली पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत की स्थिति, ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ से अरावली पर्वत निकलता है, जैसे ये एमपी है, यहाँ से अरावली पर्वत सीधे निकलता है कहाँ पर? राजस्थान से होते हुए ऊपर माउंट आबू। तो यहाँ बात कर रहे हैं अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा है? तो ये हो गया अरावली और ये हो गया विंध्य। तो इसके अंतर्गत कौन सा बच रहा है? ये क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार। ठीक है, आप थोड़ी ऊपर जाइए मैप में तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने मैप ड्रॉ करा था। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अरावली और विंध्य पर्वत के बीच के कौन सा है? तो ये मैंने आपको बताया कि एमपी से लगता हुआ ये अरावली पर्वत गया है। और यहीं पे बात करें, ये जो मालवा का पठार और ये विंध्य चोटी आ गई यहाँ से, तो ये इन दोनों के बीच कौन सा है? ये मालवा का पठार हुआ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार किया गया है? सबसे बड़े पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में, तो राइट आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। सबसे बड़ा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका मालवा का पठार 28%, जी हाँ 28%, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है, इसको कवर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मालवे के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश का 28% कवर करता है, इसलिए इसे संज्ञा दी गई है सबसे पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के। तो इसका राइट आंसर होगा मालवा का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हम राइट आंसर क्या होगा? समशीतोष्ण। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा आप, राइट आंसर है समशीतोष्ण जलवायु। अब समशीतोष्ण जलवायु क्यों पाई जाती है? क्योंकि मालवा एक ऐसा रीजन है जहां पर ना तो अधिक गर्मी होती है ना,
ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है। मतलब ये बिल्कुल वेदर इसका बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ मालवा के पठार का। तो ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है, इसलिए इसे समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। और फाहियान जो चीनी यात्री था, इन्होंने भी जब भारत की यात्रा की, भारत में आए थे, तब इन्होंने कहा, अपने स्टेटमेंट अपने बुक में कहा था, फुकोही बुक है उनकी, इस बुक में कहा था कि विश्व की सबसे अच्छी अगर जलवायु है तो वो कहाँ की है, वो है मालवा की जलवायु। तो ये क्वेश्चन में अगर आपसे आए कि किसने कहा था, तो ये है चीनी फाहियान यात्री फाहियान ने, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान ने कहा था अपनी बुक फुकोही में। तो ये मालवा की जो पठार की जलवायु है वो है समशीतोष्ण जलवायु। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सामान्य गर्मी और सामान्य ठंडी होती है। और ये फाहियान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा। आप फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो मालवा के पठार में सबसे गर्म माह होता है मई का। वही बात करूं तापंतर, तापंतर होता है मार्च में, लेकिन वहां बात कर रहे हैं सबसे गर्म माह की, वो होता है मई में, है ना। तो ये यहाँ लिखा हुआ है तापंतर माह में होता है, और दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है और मई में सबसे अधिक तापमान होता है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मालवा पठार के बारे में, मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। पठार, अच्छा चलिए, अब मालवा का पठार है किस टाइप से, आपको उसका प्रकार बताना है, कैसा है ये, इसकी जो भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक स्थिति तो आपने देख लिया, भौगोलिक संरचना कैसी है। तो मालवा के पठार, पठार का ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर है, मतलब की बात करें कि ये हो गया दक्षिण से पूर्व की ओर है। या फिर इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार की में काली मिट्टी की अधिकता है। इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा सही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4, मतलब कि ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बहुत ये सही कहा गया है कि काली मिट्टी की अधिकता है, क्योंकि यहाँ बहुत उपजाऊ, काली मिट्टी आप सभी को पता है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, और यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता है और यहाँ की फसलें भी उपजाऊ है। वही बात करें कि पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप सभी को पता है कर्क रेखा कितने 8 राज्यों में से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में से निकलती है कर्क रेखा, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पठार से कर्क रेखा गुजरती है ना। इसके साथ ही मालवा के पठार के साथ साथ कौन से पठार से निकलती है? विंध्य पठार से निकलती है। तो ये दोनों पठार से कितनी कर्क रेखा निकलती है। और यहाँ बात करते हैं कि इसका ढाल किस ओर है, तो अब हम यहाँ फैक्ट्स में पढ़ेंगे कि इसका ढाल किस तरफ है। देखिए, मालवा पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब कि ये जो पठार है यहाँ से उत्तर, यहाँ से उत्तर और पूर्व, मतलब ऐसा ढाल है इसकी सबसे पहले तो। फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिकार, ना कि सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा कहाँ की चोटी है? ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, जिसे गुडविल भी कहा जाता है। लेकिन मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिकार। मालवा के पठार में काली मिट्टी की अधिकता है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अब यहाँ बात कर रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश की, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सिगार, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी नाम बताना है, सिगार। ये पूछ रहा है मालवा के पठार के अंतर्गत, ठीक है, जैसा भी हमने जस्ट पढ़ा। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? जस्ट अभी हमने पढ़ा उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ये ढाल भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में आया है 2014 में, पीएससी में होता है जो, ये पुलिस आरक्षक मतलब कांस्टेबल में आया, और ये पटवारी में आया हुआ 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है कर्क रेखा गुजरती है। फिर बताना है आपको मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। अब प्राकृतिक सीमा कैसी है, मतलब हमने अभी ये देखा कि इसकी स्थिति क्या है, फिर हमने देखा इसका ढलान क्या है, फिर अब हम बात कर रहे हैं कि इसके प्रतिशत भी हमने देख लिया 28%। अब हम इस ये देख रहे हैं प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में, मतलब प्राकृतिक सीमा कैसी है। तो ये रहा मालवा का पठार, इसका ढलान है उत्तर से पूर्व की ओर, है ना, ये अगर नॉर्थ है तो। अब देखिए, अब इसमें सही क्या है ये देखिए, ये पहला ऑप्शन चंबल उत्तरी, ताप्ती दक्षिणी, मैकाल पूर्व और उपरोक्त शब्द, राइट आंसर होगा उपरोक्त शब्द। अब यहाँ मैप में हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आ रही है चंबल नदी, ठीक है, ये चंबल नदी उत्तर की ओर,
ताप्ती नदी नीचे दक्षिण की ओर, ये ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। मैकाल पर्वत यहाँ पे है, मैकाल पर्वत तो ये हो गया आपके पूर्वी तरफ, और पश्चिमी तरफ अरावली पर्वत। तो ये अगर होता ऑप्शन में तो आपका होता ये अरावली पर्वत। तो ये होगी पूरी इसकी कैसी मालवा के पठार की स्थिति। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में है ना, अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तर मध्य। देखिए ये पढ़ने में जैसे मैंने मिस्टेक करी है, एग्जाम में आप भी ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर मध्य, अगर सिर्फ उत्तर बोलता तो हमारा हो जाता राइट आंसर मध्य भारत का पठार, लेकिन ये बोल रहा है उत्तर मध्य, मतलब कि ये मध्य का रेंज ये हो गया है ना। तो उत्तर साइड सबसे उत्तरी मध्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, है ना, मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुंदेलखंड का। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा बघेलखंड, यहाँ हो जाएगा मालवा, और यहाँ हो जाएगा आपका मध्य भारत का पठार, तो है ही ऊपर। तो राइट आंसर होगा बुंदेलखंड का पठार। और इसका प्रतिशत कितना है? बुंदेलखंड का पठार जो विस्तृत है मध्य प्रदेश का, कुल 7.7% बुंदेलखंड का पठार है, और 28% कौन था? मालवा का पठार था, ये याद रखिएगा आप। और इसमें जलवायु कौन सी होती है? तो बुंदेलखंड के पठार में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक गर्म होता है। ये पूरा मध्य भारत के पठार की ही विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का था, अब हम 13वें नंबर पर बढ़ेंगे। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार करना है। क्या लिखा है इसमें? ऑप्शन स्टेटमेंट ए है, पठार का ढाल उत्तर की ओर है। पठार का ढाल उत्तर की ओर है, क्या है देखते हैं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, केन आदि है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें 1, 2 और 4 सही है, मतलब कि ये 1 भी सही है, 2 भी सही है, और ये 4 सही है, पर 3 सही नहीं है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ पे पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ये बुंदेलखंड की विशेषता है कि यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। पठार का ढाल उत्तर की ओर है, हाँ बुंदेलखंड का पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी अभी मैंने बताया सिद्ध बाबा है, जिसे हम एक अलग अदर नाम से क्या बुलाते हैं? गुडविल। ठीक है, तो ये गुडविल भी अगर आए तो ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो धसान, उर्मिल और कैन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, बेसिकली लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे जो नदियां बहती हैं धसान, उर्मिल और कैन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जस्ट हमने अभी पढ़ा सिद्ध बाबा की चोटी या गुडविल। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के पूर्वोत्तर में। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं मालवा का पठार, और मालवा पठार के जो पूर्वोत्तर है, मतलब यहाँ इस तरफ कौन सा है? मध्य भारत का पठार पूरा आ जाता है। ठीक, तो राइट आंसर होगा मध्य भारत का पठार। स्थिति, मध्य भारत का पठार गंगा यमुना बेसिन के मालवा पठार के पूर्वोत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.7 है। तो आप ये तीनों याद रखिएगा। मालवा का पठार है 28%, मध्य भारत का पठार है 10.7%, ये दिया हुआ है। और वही बात करें बुंदेलखंड का पठार, अभी जस्ट मैंने बताया 7.7%। अब इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। आप सभी को पता है चंबल नदी निकली है, तो चंबल नदियों के अपर्दन से और विंध्य शैल समूह के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य भारत पठार के बारे में विस्तार कीजिए। मध्य भारत का पठार, देखिए मध्य भारत का पठार, पठार की मुख्य नदी सोन है। तो क्या ये सोन है? देखते हैं। कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। सरसों के उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। और इस पठार में विषम जलवायु क्यों है? हम अभी बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन डी। अब इसमें क्या सही है? इसमें नंबर 2 सही है, 3 सही है, और 4 भी सही है, लेकिन प्रमुख नदी सोन नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें मध्य भारत की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल।
सोन तो हो जाएगी विंध्य प्रदेश में, है ना। और कछारी जलोल मृदा होती है यहाँ पर। यहाँ पर सरसों बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पर सरसों की हांडी कहा जाता है। और इस पठार की विषम जलवायु, विषम किस लिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्म और सर्दी में अधिक सर्द होती है। चलिए पढ़ते हैं इसके फैक्ट्स। पठार की मुख्य नदी चंबल है। इस पठार में कछारी जलोढ़ नदी की अधिकता है। इस पठार में सरसों उत्पादन के लिए सरसों की हांडी। इस पठार में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्रैक कर सकते हैं। बस इसी इसी पेज में दिक्कत है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मैं पढ़ के बता दूंगी आपको। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है सिगार। ठीक है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है। तो उत्तर पूर्व की ओर है। तो हमने अभी ये जस्ट अभी पढ़ा, एक ऑप्शन नंबर 1 राइट। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में कौन सी रेखा गुजरती है, तो यह है कर्क रेखा। फिर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। अब मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा है, तो डी। ये अभी हमने ये शायद ये पेज रिपीट हो गया है, हमने जस्ट अभी लगा चुके हैं ये, तो फिर भी हम इसको आंसर राइट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और 12वें नंबर का है, मध्य प्रदेश के उत्तर भाग मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर भाग में किसका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम, ये पेज वैसे हो चुका है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार करिए। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि ये इसका ढाल पूर्व की उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार की काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जस्ट अभी हमने पढ़ा कौन सी है, बुंदेलखंड की सिद्ध बाबा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिर है, मध्य प्रदेश के स्थित मालवा के पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो पूर्वोत्तर में पाया जाता है मध्य भारत का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए। पठार की प्रमुख नदी सोन है, ये अभी जस्ट मैंने बताया है, सोन नहीं चंबल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4। चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट होते हैं, वो हमारा रिपीटेड पेज था। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस भौतिक क्षेत्र प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, विंध्य कगार। तो विंध्य कगार कहा जाता है बुंदेलखंड नहीं, रीवा पन्ना के पठार को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कागार कहा जाता है। तो विंध्य कागार विंध्य प्रदेश को नहीं, विंध्य मतलब रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कागार कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है ना। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है। पश्चिम बघेलखंड के पठार के पश्चिम में है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36 रीवा पन्ना जो रीवा पन्ना का पठार है, ये भी बहुत ज्यादा कवर कर रहा है। 10.7 हुआ था बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार। रीवा पन्ना का पठार है 10.36%, है ना। 10.36% रीवा पन्ना का पठार है। विंध्यशैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है और इसे विंध्यन कगार या फिर स्कारप्लैंड भी कहा जाता है। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, स्कारप्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रीवा पन्ना के पठार के बारे में विचार कीजिए। रीवा पन्ना का पठार का जो प्रतिशत है, क्या वो 10.36 है, नहीं। हाँ, इस पठार में टोंस, बिछिया, केन आदि नदी प्रभावित होती है। इस पठार में चूना पत्थर और गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। तो डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया है, रीवा पन्ना का पठार कितना है, 10.36। और यहाँ पर जो प्रमुख नदियां होती हैं वो होती है टोंस, बिछिया और कैन, है ना। और यहाँ पे चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र। आप सभी को पता है रीवा की जो पन्ना की जो खदान है, वहां पे हीरा निकलता है, हीरा उत्पादक क्षेत्र है।
यहाँ पर चूना पत्थर और गेरुओं की उत्पादकता है और ये विंध्य शेल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। चलिए, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी को। अब ये नर्मदा सोन घाटी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है नर्मदा सोन घाटी। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर नर्मदा प्रभावित होती है रिफ्ट वैली में, इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक उपजाऊ मात्रा में है, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में लिया है। और कुल क्षेत्रफल का 26% है ना। तो 28% क्या था? 28% मालवा था, मालवा का पठार, और 26% ये कवर कर रहा है नर्मदा सोन घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। जब नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 26% है, भाग है सिंध, पार्वती, शिप्रा नदियां यहाँ से प्रभावित होती है। गेहूं चना गन्ना उत्पादन अच्छा खासा होता है, मतलब सर्वाधिक है। राइट आंसर होगा 1 और 3, है ना। तो राइट आंसर 1 और 3 क्यों होगा? क्योंकि इसका प्रतिशत 26% सही है और यहाँ पे गेहूं चना गन्ना का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर सिंध, पार्वती और शिप्रा नदियां नहीं प्रभावित होती हैं। यहाँ पर बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण नदी जो प्रभावित होती है वो है नर्मदा, है ना। नर्मदा नदी यहाँ पे प्रभावित होती है। इसके साथ ही थोड़ा चंबल वो सॉरी ताप्ती नदी का भी बैतूल से प्रभावित होती है। तो ये बेसिकली सतपुड़ा तरफ ही आती है, लेकिन बेसिकली जो नदी प्रभावित होती है वो नर्मदा नदी प्रभावित होती है ना। इसके साथ ही नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, जैसे बात करें यहाँ पे तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी प्रमुख नदियां, ये सब भी रिफ्ट वैली नर्मदा सोन घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, राजपीपला सतपुड़ा 22वां नंबर का क्वेश्चन, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? तो राजपीपला जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, सतपुड़ा के पश्चिमी क्षेत्र में राजपीपला स्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग। 23 नंबर का क्वेश्चन है, सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थिति में है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये 15% भाग में है। ये क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा आदि नदी प्रभावित होती है। इस पठार में छिछली काली लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1, 3 और 4, है ना। तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब कि देखो, मतलब कि पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है। यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। नर्मदा घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा बिल्कुल है। कुल क्षेत्रफल का यह 15% लेता है। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदी प्रभावित होती है। इस पठार में छिछली काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। तो छिछली काली और लेटराइट मिट्टी, ठीक है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो हमने देखो अभी बात कर रहे हैं मालवा के पठार की, तो मैं यहाँ शॉर्ट लिखूंगी, मालवा का पठार 28, नर्मदा सोन घाटी का जो है वो 26 है। यहाँ पर मध्य भारत का पठार है 10.7, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार है 10.36, है ना। और फिर अभी हमने क्या पढ़ा है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका, और सतपुड़ा का पठार ये है 15% नीचे का भाग, ये है 15%। अब हम बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी, ये 11% है, ठीक है, ये 11 है सतपुड़ा, और 15% हमने क्या पढ़ा अभी, 15% है सतपुड़ा पर्वत का। तो ये सतपुड़ा पर्वत है, 11 भी है कहीं कहीं और 15 भी है। तो राइट आंसर का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो ये सबसे छोटा पठार जो होगा वो है विंध्य बघेलखंड का पठार। राइट आंसर होगा बघेल, ऑप्शन बी से राइट आंसर। इसका जो परसेंट है वो है 7%, ठीक है। तो रीवा पन्ना पठार के जस्ट बाजू से निकल आता है, तो वो है ये 7%, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका देखिए, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार 7% है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं सीधी, सिंगरौली और रीवा, शहडोल, ये सब जिले आते हैं। उस प्राकृतिक श्रेणी से सबसे छोटा पठार है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो बघेलखंड पठार है पूर्वी भाग में, है ना। मध्य प्रदेश के एकदम पूर्वी साइड है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए। 26वां क्वेश्चन है, बघेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए।
तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9% है, कहीं कहीं 10 भी बताता है। इस पठार में सोन, जोइला, बनास, गोपद नदी प्रवाहित होती है। इस पठार की चावल की खेती अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर सोन, जोइला, बनास और गोपत नदी बघेलखंड के पठार में होती है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। इस पठार के चावल की खेती अधिक होती है, और इसका जो प्रतिशत भाग है वो 9 नहीं 7 है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो अभी बताया मैंने, सबसे छोटा जो भाग है वो है बघेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा है जो मुख्य रूप से कौन सी होती है। मुख्य रूप से एक्चुअली तीनों, यहाँ पे तीनों होती है। आर्कियन भी पाई जाती है, विंध्यन भी पाई जाती है, और गोंडवाना भी पाई जाती है। तो आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, कडप्पा चट्टाने, विंध्यन चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने, दक्कन ट्रैप, नर्सरी चट्टाने, ये सभी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बुंदेलखंड नीच किन चट्टानों में पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड जो नीच चट्टान है वो कहाँ से पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 28 का गाइस। राइट आंसर होगा 28 का ए। इन्हें आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत आएगा, ये बुंदेलखंड की नीच चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पढ़िएगा आप, ये अत्यधिक प्राचीन चट्टान है। चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था, और इनका रूपांतरण जो आग्नेय चट्टानों को रूपांतरण के कारण में से नीस शिष्ट का निर्माण हुआ। बुंदेलखंड की नीस सबसे पुरानी नीस है। ये बुंदेलखंड पठार टीकमगढ़, निवाली, पूर्वी दतिया और शिवपुरी में पाई जाती है। खनिज जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? राइट आंसर होगा चिल्पी से कहाँ की होती है? मैग्नीज की। तो चिल्पी कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिणतम तरफ हो जाएगा, और यहीं पे मैग्नीज की प्राप्ति होती है। और सबसे अधिक मैग्नीज का जो मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बालाघाट जिले में। ये थोड़ा सा लिंक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए बालाघाट, सौसर, छिंदवाड़ा, ये सब चिल्पी क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। जिनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ, और इन चट्टानों को समृद्ध चट्टाने भी नहीं कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा 1 और 2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 1 और 2, मतलब कि ये नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ से हुआ है, और आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, आर्कियन आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। किसका? धारवाड़ चट्टानों का। ठीक है, और यहाँ पर इन चट्टानों को समृद्ध चट्टाने कहा जाता है। 31 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो हीरे की प्राप्ति कडप्पा चट्टानों से होती है। ठीक है, तो इसका कडप्पा चट्टानों का धारवाड़ क्रम की चट्टानों के तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले आर्कियन आई। ठीक है, पहले आर्कियन आई, फिर आई कौन सी? फिर आई धारवाड़, और धारवाड़ के अपरदन से क्या बना? कडप्पा। तो ये ADK, ये याद रखिएगा कम। तो इसके कडप्पा क्रम की चट्टानों के निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन या निक्षेपण से हुआ। यहाँ पर अधिकता किस चीज की पाई जाती है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा आदि के खनिज पाए जाते हैं, और ये बिजावर श्रेणी पन्ना में हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा स्थान से हुआ। ये भी रिपीट हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बाकी ये नया पेज है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोला गया है इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम से हुआ है। कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के तुलना इन चट्टानों में हीरा पाया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें हमेशा नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी साइड ही मिलेगी। जहां पर आपको रीवा पन्ना का पठार है, वहां पे विंध्य का पठार है, यही आपको मिलेगा कहाँ की? विंध्य क्रम की चट्टानें, जैसा मैंने अभी जस्ट पहले बताया। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर के किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो राइट आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ सांची के स्तूप का। तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप सांची में ही है, जो कि रायसेन के जिले में स्थित है। तो इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार है। बलुआ पत्थर का सांची का स्तूप निर्माण हुआ है। तो ये विंध्य क्रम की ही चट्टानें हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को दूसरे कथन कारण, मतलब ये अभिकथन है और इसका कारण है। तो देखिए कथन क्या है, अभिकथन, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। ये तो बात सही है। विंध्याचल चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के अधिक भंडार का है। तो क्या ए और दो दोनों सही है? आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए आर दोनों सही, दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका गाइस ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि स्टेटमेंट भी सही है और ए और आर दोनों सही है, और ए आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब कारण सही है क्यों है यहाँ पे सीमेंट के उद्योग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं? तो गोंडवाना में क्या पाया जाता है? गोंडवाना में कोयले का जो उत्पादन है बहुत अधिक होता है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, और वहीं सीमेंट की अधिकता होती है। यही बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, यहाँ पे कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, कहाँ पर होता है? ये हो जाए पेंच घाटी और सोन घाटी, मतलब कि जो नर्मदा सोन घाटी है, रिफ्ट वैली, उसके नीचे सोन घाटी और पेंच घाटी में पाया जाता है कोयला। यही बात करें पेंच घाटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, सोन घाटी छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर शहडोल, सिंगरौली, करार, उमरिया, सारनी, ये सब गोंडवाना में कोयले की चट्टानें हैं। भू विज्ञान विज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में मध्य प्रदेश महादेव उपक्रम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो महादेव का उपक्रम है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पचमढ़ी उपक्रम, क्योंकि महादेव श्रेणियां कहाँ पर है? पचमढ़ी के पास है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण हमेशा डक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो काली मिट्टी डक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, आप सभी को पता है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप क्या हुआ? बेसाल्ट डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, और इन्हीं चट्टानों से बेसाल्ट चट्टान भी बनी, और उसी पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ ना, मालवा में। मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये देखिए कभी भी नवीनतम चट्टान पूछेंगे तो ये आ जाएगा टर्सरी चट्टान। देखिए अब टर्सरी चट्टान कैसे हो गए? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? आर्कियन चट्टान आई, उसके बाद आई गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, धारवाड़, यहाँ पे धारवाड़। तो आर्कियन चट्टान आई, फिर धारवाड़ चट्टान आई, फिर क्या आई? अभी मैंने आप बताया था कड़प्पा चट्टानें आई, कड़प्पा के बाद कौन सी आई? गोंडवाना चट्टानें आई, और फिर आई है टर्सरी। तो ये जो क्रम है ये चट्टानों के नवीनतम क्रम है, तो सबसे नवीनतम क्रम हो जाएगा टर्सरी, और सबसे जो पुरानी चट्टान हो जाएगी वो है आर्कियन की चट्टान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है टर्सरी सबसे नवीन चट्टानें हैं, और ये नदी घाटी मध्य नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य अधिकांश नदियां किस नदी से में मिल जाती है? तो बात कर रहे हैं हम उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व कहाँ हो गया है? ये हो गया है मध्य प्रदेश का उत्तर, और ये हो गया पूर्व। तो यहाँ से निर्मित जो भी नदी है ये कहाँ पर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यमुना नदी, है ना। केन, बेतवा, ये सभी नदियां मिलके कहाँ मिल जाती हैं? ये होने वाली सभी नदियां यमुना में जाकर मिल जाती है। देखिए चंबल भी मिल रही है, पार्वती भी मिल रही है, और सिंध भी मिल रही है। ये सभी नदियां कहाँ मिल रही है? यमुना नदी में मिल जा रही है। 45 क्वेश्चन है, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त कहाँ पर बात करता है? ये है चंबल के किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो मालव का पठार नर्मदा के अतिरिक्त चंबल नदी के जल विभाग का। देखो मालव का पठार चंबल और नर्मदा नदी के बीच है, यमुना और सोन नदी के बीच कैमूर श्रेणी, और अमरकंटक महानदी और सोन और नर्मदा नदी के मध्य है। 46 को नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो अब यहाँ देख रहे हैं हम श्रेणी यमुना और सोन नदी के। तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश का। यहाँ से सोन नदी बह रही है,
ठीक है। और यहाँ से यमुना नदी बह रही है, तो ये सोन नदी और यमुना नदी के बीच में एक जो श्रेणी है ये है कैमूर। ठीक है, तो ये कैमूर श्रेणी है, ये जल विभाजक का कार्य कर रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, है ना। कैमूर के जस्ट बाद यहाँ पे भांडेर है। सॉरी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको आपको आना चाहिए मालवा पठार में। यहाँ पे पठार देखिए, राइट आंसर क्या होगा इसका? बैतूल और नरसिंहपुर। बैतूल और नरसिंहपुर क्यों नहीं, क्यों होगा? क्योंकि मालवा का पठार यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे जो है नर्मदा सोन घाटी है और सतपुड़ा पर्वत रेंज, और यहीं पे है बैतूल, और नरसिंहपुर यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आ जाता है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर। यहाँ पे ये जिले आप याद रखिएगा, ये आता है मध्य भारत के पठार के अंदर। बुंदेलखंड में जाता है निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर और अशोकनगर। मालवा के पठार में जाता है इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आ जाता है पन्ना, सतना, दमोह और कटनी। तो यही बात करूं मैं, नर्मदा घाटी में जाता है होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन और जबलपुर। और सतपुड़ा मैकल पर्वत की श्रेणियों के अंतर्गत आ जाता है छिंदवाड़ा, बैतूल, बिरहानपुर और बड़वानी, है ना। तो ये यहाँ तक फैली हुई है, बड़वानी तक। और बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आ जाता है सीधी, सिंगरौली, शहडोल और रीवा। ये सारे जिले इस पहाड़ पठार के अंतर्गत आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? बुंदेलखंड में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा, नरसिंहपुर और होशंगाबाद, क्योंकि ये नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रभावित होती है? तो जो मध्य भारत में पठार में आमतौर पर नदियां किस दिशा में प्रभावित होती है? तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, काली सिंध, सिंध, कूनो, शिव, पार्वती नदियां प्रभावित होती है जो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। कुछ नदियां या तो ऐसे निकल जाती हैं उत्तर की ओर, और ये यमुना नदी में मिल जाती है। वहीं बात करूं उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये हो जाती है सोन नदी और नर्मदा, सॉरी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये है उत्तर से, मतलब यहाँ से बहती हुई यहाँ पश्चिम की ओर जाती है। तो अधिकतर नदियां यहाँ पे प्रभावित होती है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, बघेलखंड का पठार जो है चावल का उत्पादक है, क्योंकि यहाँ पे ये बघेलखंड का पठार चावल का उत्पादक क्षेत्र है। अब हमारे यहाँ देखेंगे कौन कौन सी फसल प्रमुख इस पठार के अंतर्गत। बघेलखंड के अंतर्गत है चावल, मालवा के पठार के अंतर्गत है सोया और गेहूं, सतपुड़ा पठार के अंतर्गत मक्का भी होता है, गन्ना, अधिकतर मक्का होता है, गन्ना भी कहीं कहीं देखने मिलता है। मध्य भारत का पठार पे है सरसों, बुंदेलखंड में गेहूं, तिल, और नर्मदा घाटी में है गेहूं, गन्ना और दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? तो आपको कभी कभी एग्जाम में ये अरेंज करने की, और आजकल संभावना यही बन रही है कि आपको अरेंज करने के लिए आएगा, इसलिए आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए, पश्चिम में कहाँ पे आ रही थी? यहाँ आ रही थी पश्चिम में राजपीपला, ये हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा पर्वत की, ये पहाड़ियां है। तो राइट आंसर क्या होगा? बड़वानी, महादेव और मेकाल। यहाँ पे राजपीपला नहीं है, तो ये राजपीपला के ही यहाँ से बड़वानी की श्रेणियां लगती है। बीच में मिडिल में था महादेव, और यहाँ था मेकाल। तो ये हमने अभी जस्ट बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़वानी हिल्स, महादेव हिल्स, मेकाल, है ना। और ये बड़वानी हिल्स सतपुड़ा के राजपीपला भाग में ही स्थित है। अगर राजपीपला है तो भी आपको यहाँ पे राजपीपला लगाना है ना, बड़वानी हिल्स और ये राजपीपला सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, बुंदेलखंड पठार निम्न में कौन सा स्थान मौजूद है? बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो बुंदेलखंड में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी के किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? अब यहाँ बात कर रहे हैं नर्मदा सोन घाटी का। तो अभी मैंने आपको बताया मालवा का पठार इधर है, ये हो गया विंध्य प्रदेश, ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया नर्मदा सोन घाटी, और ये हो गया सतपुड़ा रेंज, है ना। क्रम आप याद रखिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा मध्य भारत का पठार, है ना। यहाँ पर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार, ये, और यहाँ पर हो जाएगा विंध्य प्रदेश।
तो मैं बात कर रही हूँ नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो देखिए नर्मदा सोन घाटी ये हो गई, ये हो गया विंध्य पर्वत के, और ये सतपुड़ा के। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंध्य और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के। आपको शायद मैप से अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं रफली मैप बता रही हूँ आपको जहां जहां मुझे लग रहा है। ताप्ती घाटी घाटी कहाँ पर है, ये सतपुड़ा और अजंता श्रृंखला के मध्य है। 54 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल। ठीक है। तो ये पश्चिमी भाग में इसके अंतर्गत मांडू, सरफी, पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी, सकरपुर घाटी का आते हैं। भांडेर ये विंध्याचल का मध्य भाग है। सद्भावना गुडविल चोटी है, गुडविल आती है जो दमोह में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है 752 मीटर। कैमूर ये विंध्याचल पर्वत का पूर्वी पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैहर, गिरिराज पर्वत, सतना आते हैं। इनमें कैन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी का, यमुना और सोन का जल विभाजक का काम करती है, जो कि हमने अभी पहले पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुम्मद स्थित है। तो जबेरा का गुम्मद कहाँ पर है, जबेरा का गुम्मद है रीवा पन्ना के पठार में, है ना। ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जबेरा रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत पर्यटन स्थल है। 56 क्वेश्चन है, उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़िया किस पर्वतमाला में स्थित है। तो बांधवगढ़ पहाड़िया कहाँ पर है, ये है विंध्य पर्वत में। तो ये बांधवगढ़ भी उमरिया साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, चरणगंगा नदी भी प्रभावित होती है। 57 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो किस पठार में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो सतपुड़ा स्थित है, और जो कि धूपगढ़ है। यहाँ पे चोटियां दिखाई गई है। सबसे ऊंची सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मेघाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिकार। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना या गुडविल। 58 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और इसकी जो लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है धूपगढ़ की, जल्दी बताइएगा आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कहाँ पर है, ये है महादेव पहाड़ी के अंतर्गत। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फॉर्सथ ने। और हिल स्टेशन है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से है, क्या है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है। पठारों से मिलकर बना है मध्य प्रदेश। दक्षिण का एक पठार है, जो कि दक्षिण पठार का भाग है। 61 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ मिट्टी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा फैक्चुअल है। ये देखिए इस ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का तथा उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, 61, यहाँ से शुरू होगा वो। 62 क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन रहेगा, विंध्य प्रदेश विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जस्ट हमने देखा अभी कहाँ पर है, गुडविल या सद्भावना चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 63 क्वेश्चन है, वह जिला जो परित्यक्त शहर या एबंडेंट सिटी कहा जाता है, तो वो कौन सा है, परित्यक्त शहर। ये मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में आ चुका है 2017 में, मांडू, है ना। और इसके साथ एमपीपीएससी में भी आ चुका है, ये एमपीपीएससी 2021 के में आ चुका है। मध्य प्रदेश में परित्यक्त शहर किसे कहा जाता है, मांडू को। तो ये कहाँ पर है, मांडू परित्यक्त शहर के रूप में जाता है। ये भारत में फतेह सिकरी और विजयनगर कर्नाटक के परित्यक्त शहर जाता है। तो भारत की बात करें तो फतेहपुर सिकरी और विजयनगर कर्नाटक में भी परित्यक्त शहर कहा जाता है। इस परित्यक्त शहर, गुप्त शहर को कहा जाता है जहाँ इतिहास और अजीब तथ्यों के रहस्य मौजूद होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कौन सी कितनी ऊंचा है, तो ये देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब धजारी चोटी की ऊंचाई सबसे ऊपर है। फिर इसको आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में रखना है, ऊंचाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धजारी चोटी तो 810 मीटर, जाना पाऊ 854 मीटर, और सिगार चोटी 881। तो ये मालवा की चोटी है। अब यहाँ बात करें सबसे ऊपर क्या हो जाएगी, सिगार चोटी हो जाएगी, फिर हो जाएगी जाना पाऊ चोटी, और उसके बाद आखिरी में हो जाएगी धजारी चोटी।
तो ये आप इसकी रेंज याद कर लीजिएगा। चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम भाग में है। चूलगिरी की पहाड़ियां जो कि अभी मैंने आपको बताई थी कि जो पश्चिमी सतपुड़ा है ना, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी। तो ये यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम बड़वानी जिले में चूलगिरी की पहाड़ियां है। 52 गजा मंदिर इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का। शामला और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर है? ये है भोपाल में शामला हिल्स और ईदगाह पहाड़ियां। भोपाल आपको सबको पता है 5 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है, 5 पहाड़ियों में घिरा हुआ है भोपाल शहर। कौन कौन सी? शामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स और नेवरी हिल्स। तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है भोपाल शहर। 67 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो मध्य प्रदेश में आपको सबको पता है कौन सी नहीं है, तो ये है विंध्य। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो ये विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। 3 भाग है, विंध्य, भांडेर और विंध्याचल पर्वत, है ना। तो यहाँ पर आप बताइएगा विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश में है। 68 क्वेश्चन है, गिद्धराज पर्वत और गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये है सतना में। जो अभी हमने बताया था त्रिकुटा पर्वत, गिद्धराज पर्वत, ये कहाँ पर है? सतना में है। और सतना कहाँ पर है? रीवा पन्ना क्षेत्र, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। तो ये रामनगर तहसील के देवराज तहसील में स्थित है। सोम नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां है? तो ये देखिए राइट आंसर क्या होगा? तो ये अभी हमने बताया था सोन नदी के दक्षिण, है ना, और नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य। तो ये हो गई सोन नदी, है ना। अमरकंटक, एक्चुअली ये अमरकंटक से गुजर के ऐसे निकलती है। और ये नीचे हो गई आपकी सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा ताप्ती। तो इसके बीच में जो जो पर्वत बना है श्रेणी, वो कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा मैकाल पर्वत। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा घाटी बढ़ रही है। ये राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1048, है ना, 1048 मीटर है मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। वही बात करूं, मैकाल की सर्वोच्च चोटी है बरगद बदरगढ़, है ना, 1176, छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की पर्वत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जल्दी से बढ़ते हैं, फिर हमारा ये वीडियो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने जस्ट बताया है बरगद बदरगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1176। 71 क्वेश्चन है, मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार किससे है? दक्कन ट्रैप से स्थित है। और यहाँ की मिट्टी कौन सी है? काली है। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का, ये दक्कन ट्रैप या काले निर्मित मिट्टी से निर्मित है। मालवा का पठार सोयाबीन उत्पादक प्रसिद्ध है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा 72, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है, कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा ए और दो, एक और दो दोनों, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 28% कवर करता है। इसमें इंदौर, उज्जैन सूती वस्त्र के है, दक्कन ट्राइब है, और इसमें काली मिट्टी की अधिकता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी की गहरी कंदरा बनाई जाती है? ठीक है, तो कंदरा कैसे हो जाएगा? ये पठार है और ये पठार है, उसके बीच में जो नदी बह रही है, तो यही पूछ रहे ये कंदरा बना रही है, तो कौन सी? तो अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य। तो अखरानी पहाड़ियां कहाँ पर है? नीचे बड़वानी तरफ है। तो ये है पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ पे अमरकंटक से, अमरकंटक से बहती हुई ये नदी यहाँ पे बड़वानी होते हुए अखरानी हिल्स में निकलती है, और महात्मा अखरानी और मधवार पहाड़ियों के अलीराजपुर में जो है वहां पे गहरी कंदरा बनाती है, मतलब खाई बनाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्ट वैली में बहती है। तो गाइस यहीं पे हमारे क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखा जाए तो यही है। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नदी तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप बहुत अच्छे से ये वीडियो पढ़िएगा, कवर कीजिएगा, और एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके देख के रिविजन करिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे आपको सारा कंफ्यूजन मैंने दूर किया है।
आपको मानचित्र के द्वारा, मैप के द्वारा। तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसके साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और जो नए स्टूडेंट है वो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।